तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं पूरे पोएट्री सेशन जो क्लास 12 का है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 10। और इसमें हमने वही लाइन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है दैट आई कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन ए वर्ड। इतना समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं पूछता है और नहीं पूछेगा। पहले आप इस लाइनिंग को समझिए, देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि नहीं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इस लाइनिंग में क्या ऐसा दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए हमने पैरा 3 4 2 3 लिया है हर चैप्टर से, जो उसका इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लाइन है। देखिए पहला लाइन है स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, वी नो वेरी वेल, जॉन डन इसके राइटर हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो क्या है जी? एक लव पोएम है बाई जॉन डन। किसके द्वारा लिखा हुआ है? जॉन डन के द्वारा। ही इज कंसीडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। समझिएगा जरा इस लाइन को। यहाँ कह रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल, अगर आपसे कोई पूछ दे ठीक है कि जॉन डन को कैसा पोएट माना जाता है तो मेटाफिजिकल। पायोनियर का मतलब समझते होंगे मार्गदर्शक होता है। ठीक है ना। मार्गदर्शक यानी उन्हें मेटाफिजिकल का मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है ना। हेयर यहाँ ही हैज़ डिपिक्टेड द मोमेंट when he parts away from his beloved एनेमोरिया। ठीक है ना। एनीमोर यहाँ वो बताते हैं किस मोमेंट के बारे में? when he parts away from, जब वो अलग होते हैं अपने बिलव्ड यानी अपने प्रेमिका से, और उनका प्रेमिका का नाम क्या है? एनेमोर है। ठीक है ना। यानी इससे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर भी से समरी भी बन सकता है इसी लाइन से। जैसे देखिए आपसे पूछ देगा व्हाट इज स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो तो लव पोएम। हु इज रिटन बाय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो तो जॉन डन। ठीक है। जॉन डन इज रिटन द लेसन तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। जॉन डन इज ब्लैंक पोएट, कैसा पोएट थे भाई? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और 100% इसी में से पूछा जाता है। ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर भी बना सकते हैं, यदि बनाए होंगे तो आप समझ सकते हैं। ही हैज़ डिपिक्टेड मतलब समझते हैं ना, मतलब दर्शाना। मतलब ये लाइन से कह रहे हैं कि ही हैज़ डिपिक्टेड द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनेमोर। यानी यहाँ उन्होंने उस लम्हे को दर्शाया है जब वो अपनी पत्नी कह सकते हैं, महबूबा कह सकते हैं, प्रेमिका एनेमोर से जुदा होते हैं। ठीक है। आई होप कि ये लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड लाइन को देखते हैं। सेकंड पैरा हमारा है कि द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड uttered his beloved not to be gloomy, he would return soon। देखिए जरा इसमें मतलब कभी क्या बता रहे हैं कि द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी। पोएट कहाँ जा रहे हैं जी? जर्नी, यात्रा पर। अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड्स यानी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। एंड यूटर्ड हिज बिलव्ड नॉट टू बी ग्लूमी, और वो अपने प्रेमिका को जैसे कहते हैं कि उदास मत रहो। ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी ही क्या होऊंगा, लौट आऊँगा। ही वुड रिटर्न सून, जैसे वो एक दिलासा होता है, दिलासा नाम का चीज़ आप सुने होंगे, दिलासा वर्ड का यूज, सॉरी। ठीक है ना। वहीं दिलासा देते हैं अपने पत्नी को कि मैं बहुत ही जल्दी लौट आऊँगा। ठीक है। और ये जो लाइन है, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड एश्योर्स हर दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी। देखिए जरा समझिए, ही कंपेयर्स, वो कंपेयर्स करते हैं, वो तुलना करते हैं हिमसेल्फ, खुद से, टू सन, टू द सन, किससे? सूर्य से। एंड एश्योर, और विश्वास दिलाते हैं, हर
उन्हें किन्हें अपने प्रेमिका को दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, कि वो अपने जर्नी में यात्रा में क्या होंगे, सफल होंगे। ठीक है ना। तो ये भी लाइन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इससे क्या क्या पूछ सकता है, आइए समझते हैं। ठीक है ना। देखिए द पोएट इज गोइंग ऑन, तो कहाँ जा रहे थे, तो आप समझिए आंसर बताइएगा, जॉर्नी। ठीक है। फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड यूटर्ड हिज बिलव्ड नॉट टू ग्लूमी, ग्लूमी ग्लूमी समझते हैं ना, उदास। हाँ, ये पूछ सकता है किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप को, तो सन से, सूर्य से। क्योंकि सूर्य से इसलिए ना, क्योंकि ये बताते हैं, जब आप बुक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे सन, ठीक है, शाम को जाते जाते हैं और सुबह फिर से अपने टाइम से वापस आ जाते हैं, उनके पास ना कोई डिज़ायर है, ठीक है, ना कोई मोटिव है, जो भी वो उसके बाद भी वो वापस आ जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो ये दिलासा दिलाते हैं और अपने अपने से सूर्य को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। थर्ड लाइन, ही थिंक्स दैट मैंस पावर इज वेरी फीबल, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, फीबल एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम। देखिए यहाँ जो इस लाइन में बताया जा रहा है, थोड़ा समझिएगा कि थर्ड पैराग्राफ में ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि मैंस पावर इज़ वेरी फीबल, कि जो कोई भी पर्सन का, कोई भी मैन का जो पावर है ना, वो बहुत ही कमज़ोर है। एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम। देखिए इस लाइन में ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि एक बार जब आपका समय बदल जाता है, आपका समय बीत जाता है ना, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक है ना। और तब वह हालात से घुटने टेक देता है। ठीक है, क्या कर देता है, यहाँ नील डाउन लिखा है, नील डाउन का मतलब घुटने टेकना। व्हेन हिज लक डिसफेवर, लक डिसफेवर का मतलब उसके फेवर में जब नहीं हो। ठीक है। तो ये मैन के पावर को क्या बताते हैं, फीबल बताते हैं, कमज़ोर बताते हैं। ठीक है। ऑल्सो ही परसुएडेड, वो इस बात से भी सहमत होते हैं, परसुएड का मतलब वही सहमत होना, राजी होना। हिज बिलव्ड नॉट टू बी परसाई बिकॉज सी इज़ ए पार्ट ऑफ हिम, वो ये भी बताते हैं, ठीक है ना, साथ ही वह अपनी महबूबा को समझाते हैं कि मतलब अपने जो उनकी वाइफ, एक तरह से कहिए, समझाते हुए कहते हैं कि तुम रो मत, ठीक है ना, तुम रो मत और साई, साई का मतलब आहे मत भरो, ठीक है, क्योंकि खुद उसमें महबूब बसते हैं, क्योंकि उसमें खुद वो बसते हैं। ये इस लाइन से बताना चाहते हैं। ऑल्सो ही परसुएड हिज बिलव्ड नॉट टू बी परसाई बिकॉज सी इज़ ए पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि सी इज़ ए पार्ट ऑफ हिम कहने का मतलब ना, क्योंकि वो उनके पार्ट हैं, मतलब भाग हैं, उनमें वो भी बसती हैं अपने आप को, मतलब अपना एक तरह से कहिए ना, तो ये लव उनके प्रति दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर बताते हैं कि तुम यदि रोती हो या आहे भरती हो तो प्रॉब्लम हमको होता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी पार्ट कहने का मतलब कि वो अगर रोती है या साई करती है, आए बढ़ती है, तो प्रॉब्लम कभी को होता है। ठीक है, उनको प्रॉब्लम होता है, यानी वो उनके पूरे एक तरह से कहिए कि लाइफ का एक पार्ट है, उनके एक बॉडी का भी पार्ट है। वो अपने वाइफ से इतना प्यार करते हैं, इसी प्यार का मतलब करते हुए ऐसा बताते हैं। ठीक, आइए फोर्थ में समझते हैं। फोर्थ में करें, लास्टली ही एडवाइसेज हर दैट व्हेन यू रिमेंबर मी जस्ट फील वी आर टर्न ए साइड। अंत में कहते हैं कि ही एडवाइसेज मतलब वो सलाह देते हैं अपने बिलव्ड को, दैट कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम याद करोगी, मतलब ऐसा कहना चाहते हैं, जस्ट फील, तुम ऐसा फील करना, वी आर टर्न ए साइड, कि हम लोगों ने सिर्फ करवटें बदला है। एंड दैट अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, और ये भी सोचना, ठीक है ना, कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं। मान लीजिए कि ये समझाना जैसे चाहते हैं कि अगर उनको कभी उनके न रहने पर याद आए तो बस ऐसा सोचना है। ठीक है, अपने महबूबा को समझाते हुए कहते हैं कि अगर उनको ऐसा लगा कि वो नहीं है तो सिर्फ ऐसा सोचना है कि वी आर टर्न ए साइड, कि हम लोगों ने सिर्फ क्या बदला है, करवटें बदला है। एंड दैट
ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, और हम जानते हैं कभी भी सच्चे प्रेमी जुदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऐसा ही लाइन देखेंगे हम लोग इस सेशन में भी, ठीक। देखिए, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज़ अ लॉन्ग पोएम, ठीक, रिटन बाय वाल्ट विटमैन, ठीक। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई एक लंबी कविता है, ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये भी ध्यान रखना है कि वह कहाँ के पोएट थे जी, तो अमेरिका के पोएट थे। मतलब कहाँ के, आपसे पूछता है कि वो कहाँ के पोएट थे, तो अमेरिका के। ही इज ऑल्सो सेड टू बी ए पीपुल्स पोएट, उन्हें पीपुल्स पोएट, लोगों का कवि कहा जाता है। इन दिस पोएम ही टॉक मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है, अबाउट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब उन्होंने जैसे वैश्विक बोल सकते हैं, और ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। उन्होंने मुख्य रूप से वैश्विक भाईचारे और बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया है, ठीक है ना, कि हम लोग को वैश्विक रूप से कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ से मैं बना हूँ, जैसे मैं भी ब्लड से बना हूँ, जिस भी चीज़ से मैं बना हूँ सारे लोग बने हुए हैं, इसीलिए इसी बात को ये लिख रहे हैं, अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड लाइन में कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, सिंग हिमसेल्फ, मोर ओवर ही डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम। देखिए वही बात है कि सेकंड लाइन में मतलब पोएट बताते हैं, कवि कहते हैं कि उन्हें जश्न मनाने और गाने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ही डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, ठीक, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि द पोएट सेज दैट ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, वो खुद के लिए गाते हैं, सिंग्स हिमसेल्फ, ठीक है ना। मोर ओवर ही डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और ये भी सोचते हैं, इसके अलावा सोचते हैं, वह दूसरे मनुष्य को स्वयं से अलग नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ही प्राउड टू बी एन अमेरिकन, और उन्हें खुद के अमेरिकन होने पर क्या है, गर्व है। तो इस बात से ये मतलब इस लाइन से ये कहना चाहते हैं ना, समझिए ज़रा, कि द पोएट सेज दैट, वो बताते हैं कि ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही डज नॉट थिंक, वो ये भी नहीं सोचते हैं कि अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे अलग है। ही प्राउड टू बी, और ये भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि हमें अमेरिकन होने पर क्या है, गर्व है, क्योंकि अमेरिका के थे। वाइल राइटिंग दिस पोएम ही इज़ अ हेल्दी पर्सन ऑफ 37। जब वो लिखते हैं तो कितने साल के हैं, 37, 37 साल के हैं। और एक कहिए तो हेल्दी पर्सन मतलब स्वस्थ अपने आप को मानते हैं। होप्स विल रिमेन सो टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और ये बताते हुए कहते हैं कि होप्स विल रिमेन सो, और मैं ऐसा महसूस करूँगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, मतलब ही परमिट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप के लिए कहते हैं ऐसा लाइन कि मतलब उन्हें खुद से उम्मीद है कि वो किसी भी स्थिति में बोलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड, वो मतलब बुरे और अच्छे पर भी विश्वास करते हैं। ही वांट्स टू फ्लो इनसेसेंटली लाइक नेचर, वह प्रकृति की तरह बिना रुके आगे बढ़ना चाहते हैं। इनसेसेंटली का मतलब होता है बिना रुके हुए, ठीक है, वो प्रकृति की तरह बिना रुके हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लाइन से कवि बता रहे हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और अभी भी एकदम परफेक्ट, मतलब मेरा जो हेल्थ है परफेक्ट है, और ये तब तक रहेगा जब मेरा मृत्यु नहीं हो जाए। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, उन्हें वह मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में बोलने की क्षमता रखते हैं। वह अच्छे और बुरे में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स, ही वांट्स टू फ्लो इन सेसेंटली लाइक नेचर, वह प्रकृति की तरह बिना रुके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, फोर्थ, इट्स रियली अ फंटास्टिक पोएम फ्रॉम वाल्ट विटमैन इन विच ही हैज़ अ ब्रिलियंट टॉक अबाउट हिज विशेज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये वास्तव में ये बहुत ही शानदार और एक उत्कृष्ट कविता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बड़े शानदार ढंग से अपनी इच्छाओं और बोलने की स्वतंत्रता के बारे में, टॉक अबाउट एंड विशेज फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया है, ठीक है ना।
इट हैज़ ऑल्सो रीमिंग टोन विच अट्रैक्ट द रीडर। इसमें कुछ तुकबंदी, जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी रीमिंग, ठीक है, वाला एक तरह से कहिए ना कि रीमिंग टोन विच अट्रैक्ट द रीडर, ऐसा मतलब लहजा, ऐसा बात बताया गया है जिसे पाठक को आकर्षित करती है, हम लोगों जैसे पढ़ने वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो ये था वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं मतलब पोएम, और इसका हम लोग लाइनिंग देखें। अब चलते हैं थर्ड लेसन, यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का देखिए, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो किनके द्वारा लिखा हुआ है, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, देखिए, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम रिटन बाय W.H. ऑडेन। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट एक पोएम है जो लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट लेटर हु शिफ्टेड इन अमेरिका। पहले तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, बाद में इन्होंने अमेरिका जाकर मतलब शिफ्ट किया अपने आप को और वहीं बस गए। पहले मतलब इंग्लैंड में थे, इनका जन्म भी हुआ था, बाद में ये अमेरिका में चले गए। इन दिस पोएम ही टॉक अबाउट द माइजरीज ऑफ ए पर्सनस लाइफ। बहुत ही शानदार लाइन लिखा हुआ है इस कविता में, समझिएगा। उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन के दुखों के बारे में बात की है। माइजरीज, माइजरीज का मतलब दुख के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इससे आपसे पूछ सकता है कि कौन राइटर है, तो W.H. ऑडेन है। ठीक है, वो पहले मतलब इंग्लिश पोएट थे। ठीक है, मतलब उनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका में जाकर मतलब वहीं शिफ्ट हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग सेकेंड पैरा। द पोएट टॉक्स अबाउट द साउंड रियलिटी डेथ विच इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा। द पोएट टॉक्स बताते हैं अबाउट द साउंड रियलिटी डेथ विच इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन। देखिए ये सच्चाई लाइन लिखा हुआ है, कवि जीवन का एकदम सत्य बात बताते हैं। टॉक अबाउट द साउंड रियलिटी, एकदम कटु सत्य बताते हैं। डेथ, मृत्यु के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, वेटिंग फॉर एवरीवन, जो हर एक प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे हम लोग भी मरने के लिए एक तरह से कहिए प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे हम लोग का एज जो है मतलब आगे ही बढ़ रहा है। वी कैन नॉट इन्जॉय द लाइफ इटरनली। देखिए समझिए, हम अनंत काल तक जीवन का आनंद नहीं ले सकते, ये तो फैक्ट ही है। ठीक है, हम लोग अनंत काल तक जीवन का आनंद थोड़ी ले सकते हैं, एक ना एक दिन मरना ही है। वन डे द एंजल्स कम्स एंड पुट ए ब्रेक इन आवर लाइफ। एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, आता है किसी के जीवन में और जीवन पर लगाम लगा देता है। मतलब हम लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, हम लोगों की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार लाइन लिखा हुआ है कि द पोएट टॉक्स अबाउट साउंड रियलिटी का मतलब कटु सत्य। ठीक है ना, 100% जो सत्य है डेथ के बारे में, विच इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन, जो हर कोई इसका इंतजार करता है मौत का। वी कैन नॉट इन्जॉय द लाइफ इटरनली, हम लोग पूरे जीवन काल अपना थोड़े ना लाइफ का इंजॉय कर सकते हैं। वन डे द एंजल कम्स, मतलब एक तरह से कहिए कि एंजल आता है एंड पुट्स अ ब्रेक इन आवर लाइफ, और हमारे लाइफ पर क्या लगा देता है, लगाम लगा देता है। थर्ड लाइन देखिए, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड द न्यू वंस टेक्स द प्लेस ऑफ ओल्ड वंस। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहता है और नए नए बच्चे का जन्म होता है और पुराने लोग की मृत्यु होता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है। द डेथ डिटैच अस फ्रॉम रियल लाइफ एंड ऑल आवर डिजायर रिमेन बिहाइंड। देखिए, द डेथ डिटैच अस फ्रॉम रियल लाइफ। देखिए इस लाइन से ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा क्या, द डेथ, मृत्यु, डिटैच अस फ्रॉम रियल लाइफ, हमारे एक वास्तविक जीवन से क्या होता है, डिटैच होता है। एंड ऑल आवर डिजायर रिमेन बिहाइंड, और हमारा जो डिजायर होता है ना, मनुष्य का देखिए डिज़ायर बहुत बड़ा बड़ा होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका डिज़ायर जो होता है ना वो बस रह ही जाता है। ठीक है, पूरा नहीं होता है। यानी मृत्यु हमें वास्तविक जीवन से अलग कर देती है और हमारी सभी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती है, हमेशा यहीं रह जाती है। ठीक है ना, हाँ यहीं रह जाती है। बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है। फोर्थ लाइन है, इट्स अ रियली अ फाइन पोएम बाय W.H. ऑडेन इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट द हर्स रियलिटी। देखिए, इट्स रियली अ फाइन पोएम, बहुत ही शानदार पोएम है W.H. ऑडेन के द्वारा, जिसमें ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट द हर्स रियलिटी। एकदम 100% बातें सही इन्होंने बताया है। ठीक है ना, जिन्होंने मतलब जीवन के कठोर सत्य यानी मौत के बारे में बात की है, यही हम कह सकते हैं।
डेथ, बाद में आ रहा है ना। एंड ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू बी लाइक ए माउंटेन हु क्विंचेस द थ्रस्ट ऑफ ए ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और हमें सलाह भी दिया है कि एक पहाड़ की तरह बने जो एक मरते हुए मुसाफिर की प्यास बुझाता है। हम लोग को सलाह दिया है कि एक पहाड़ की तरह बनिए, ठीक है, जो मरते हुए मुसाफिर की का भी प्यास बुझा दे, ठीक है। हम लोग को ऐसा ये सलाह देते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखिए, ऑड टू ऑटम, बहुत ही शानदार ये भी है। ऑड टू ऑटम इज अ पोएम रिटन बाय जॉन किट्स। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज। बहुत ही शानदार पोएट थे, रोमांटिक, इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम। देखिए ऑटम जो होता है ना, ये पतझड़, इसका कोई ब्यूटी होता नहीं है, बट जॉन किट्स इतने शानदार पोएट हैं कि इन्होंने ऑटम को भी बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इसके ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब इसका जो भी सुप्रीम होता है, बहुत ही शानदार बातें होती है, जिसमें वास्तविक रूप से नहीं, फिर भी इन्होंने अपने मतलब बातों से इतने शानदार तरीका से एक्सप्लेन किया है कि ये हम लोग मानने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ है, एक रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। और ये इसमें ऑटम के बारे में, इसके ब्यूटी और सुप्रीमेसी के बारे में बताते हैं। देखिए सेकंड लाइन, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट प्रेजेज ऑटम, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं ऑटम का। सेज दैट इट्स अ सीजन इन विच द सन कंस्पायर टू ब्लेस द वाइन्स एंड मेक्स एप्पल्स प्लम्पी। देखिए ये सबसे पहले कंस्पायर टू ब्लेस, मतलब कंस्पायर का मतलब होता है ना, कंस्पायर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जैसे मित्रता करके ये प्लान बनाते हैं, प्लान बनाना, योजना बनाना सन से, और कि हम कैसे एप्पल को गुद्देदार बनाएं, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं, ठीक है। इट पेव्स द वे फॉर बीज टू सक द फ्लावर। यानी इस लाइन से ये कहना चाहते हैं, देखिएगा बहुत ही शानदार लाइन है कि इस कविता में मतलब जॉन किट्स तो शरद ऋतु की सुंदरता का बताते ही हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ है कि इस मौसम में ये फलों की, क्या स्पेशल सेवों की बात कर रहे हैं, गुद्देदार बनाने की बात करते हैं। इट पेव्स द वे ऑफ फॉर बीज टू सक द फ्लावर्स, यानी यह मधुमक्खियों के लिए फूलों को चूसने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके चूसने का, पेव्स द वे फॉर बीज, ठीक है, वे फॉर बीज का मतलब रास्ता ढूंढते हैं। टू सक द फ्लावर, ठीक है, कि फूलों को चूसने का मार्ग, ठीक है ना, कि फूल को चूसे, ठीक। और इससे क्या होता है ना कि मधुमक्खी भी इस मौसम को बहुत ही शानदार मानती है, ठीक। तो सेकेंड लाइन में, ये सेकेंड पैरा में हम लोगों ने देखा कि इसमें प्लान बनाते हैं किसके साथ, सन के साथ, ठीक है, कि फलों को ज़्यादा से ज़्यादा पकाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गुद्देदार बनाया जाए, एक तरह से कहीं साजिश करते हैं, ठीक है ना। और यह मधुमक्खियों के लिए होता है ना, मधुमक्खियों के लिए फूलों को जो चूसने का मार्ग है वो बताते हैं। देखिए स्टैंजा थ्री स्टैंजा है कि इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट कंपेयर्स ऑटम टू ए फीमेल। फीमेल से ऑटम क्या करते हैं, मतलब ऑटम को कंपेरिजन करते हैं। इट इज़ ए सेटिंग ऑन ए ग्रेनरी, मतलब ये बताते हैं कि ये ग्रेनरी फ्लोर, हम जानते हैं ग्रेनरी फ्लोर का मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे इसमें ये क्या बताते हैं, पतझड़ की तुलना एक स्त्री से की है। यह अनाज भंडार के बारे में गृह के फर्श पर बैठी हुई उस कवि, मतलब उस औरत से ये कंपेरिजन करते हैं। वेरी ऑफन सी इज ऑल्सो फाउंड स्लीपिंग इन द फील्ड, ठीक है ना, फील्ड। और ये भी बताते हैं कि अक्सर वह खेत में सोती हुई पाई जाती है, ठीक है। और थर्ड स्टैंजा में पोएट टॉक्स अबाउट नॉट टू बी वरीड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट सी हैज़ हर ऑन म्यूजिक। देखिए, और थर्ड में क्या ऐसा बताया गया है, समझिएगा, कि कभी पतझड़ को चिंता न करने के लिए कहते हैं। पतझड़ जो होता है मौसम, इसको चिंता नहीं करने के लिए, क्योंकि इसका भी अपना संगीत होता है, ठीक है ना। जब आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा कि शाम में ऐसा वो बताते हैं, ठीक है। वो ओरिजिनल साउंड नहीं होता है, बट जैसे ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भनभनाते हैं ना, तो उसी को कभी म्यूजिक मान लेते हैं। यंग लैम्स ब्लीड्स एंड द रॉबिन्स विस्टल्स इन फुल स्विंग फ्रॉम द गार्डन इन दिस सीजन। देखिए इसमें और क्या बताते हैं कि इसी मौसम में मेमने मिमियाते हैं और बगीचे में रॉबिन पक्षी
विसल्स इन फुल स्विंग फ्रॉम द गार्डनिंग, और रॉबिन पूरी मस्ती में सीटी बजाती है। कहने का मतलब कवि को किसी तरह से इस सीज़न को अच्छा बताना है, इतना शानदार तरीका से इसमें वो मतलब डिस्क्राइब किए हैं कि हम लोग इस सीज़न को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ये सीज़न सही में ये इट इज़ रियली अ वेरी आउटस्टैंडिंग सीज़न। क्योंकि यंग देखिए यंग लैम्स ब्लीड्स का मतलब मिमियाना, एंड रॉबिन विसल मतलब जो कुछ ही ऐसे जानवर हैं जो इसमें ऐसा काम करते हैं, बट उसी से कवि एक्सप्लेन बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। फोर्थ देखिए, इट्स रियलिटी ए फैंटास्टिक पोएम बाय जॉन किट्स इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम एंड सोन सुप्रीमेसी बाय हिज वर्ड। अपने शब्दों से इस ऑटम सीजन को बहुत ही शानदार बताते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम चैप्टर 5 पर। 5 चैप्टर, एन एपिटाफ इज अ मेलेंकोलिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर। देखिए जो ये एपिटाफ है ना, ये वाल्टर डिला मेयर द्वारा लिखी एक उदासी, मेलेंकोली का मतलब होता है ना उदासी, दुख भरा कविता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। वो इंग्लिश पोएट थे और वो बच्चों के लिए लिखने के लिए मशहूर थे। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी, किसके बारे में बताते हैं, ब्यूटी के बारे में। हैज़ ट्रांजिएंट नेचर, जो ब्यूटी होता है ना वो ट्रांजिएंट, थोड़ी समय के लिए होता है, थोड़ी ही मतलब दिन के लिए होता है, ये क्षणिक ही होता है। ये ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, और ये भी बताते हैं कि जो सुंदरता होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन में कह रहे हैं कि द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ। पोएट कहाँ बैठे, एपिटाफ वी नो वेरी वेल, समाधि लेख कह सकते हैं, ठीक है। द एपिटाफ बिलोंग टू ए लेडी हु इज़ फ्रॉम द वेस्ट कंट्री। वो जो एपिटाफ है ना, ठीक है, एपिटाफ जो है वो किसी और की नहीं बल्कि एक लेडी की है जो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, और उस लेडी से कभी काफ़ी मोहब्बत करते थे। रियलिटी इज़ दैट, ठीक है ना। बट वो कभी को नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, बिकॉज वो थोड़ा सा मंचली औरत थी, ऐसा लिखा हुआ है इस चैप्टर में। इन दिस वर्ड्स द पोएम सी इज़ अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए काफ़ी सुंदर स्त्री थी वेस्ट की। प्रोबेबली द पोएट हैज अफेक्शन टुवार्ड्स हर। देखिए आ गया बात ना कि वास्तविक रूप में प्रोबेबली संभवतः पोएट हैज़ अफेक्शन टुवार्ड्स हर, मतलब उनका अफेक्शन प्यार था उसके प्रति, उस लेडी के प्रति। बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। हम जानते हैं कि ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होता है। इट हैज़ पास अ डे, एक न एक दिन इसको पास ही होना है, ख़त्म ही होना है। एंड द सेम हैपेंड विथ दैट लेडी, और उस लेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। हेंस द पोएट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर। लेकिन इस बात से भी कभी डरते हैं कि यदि कभी मतलब उनके मृत्यु के बाद, किनके मृत्यु के बाद, कवि के, आखिर उस सुंदर औरत को याद क्यों करेगा, कोई याद नहीं करेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज कवि ही ना उससे मोहब्बत करते हैं, और तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई मोहब्बत करता था। और जब तक है कवि, ठीक है कि कवि याद कर रहे हैं, बट ये अपने आप से ये कहते हुए डर रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगा तो इस सुंदर ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा, ठीक है। फोर्थ लाइन देखिए, इट्स रियली एन ऑसम सोनेट बाय वाल्टर डिला मेयर इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली शोन दैट एवरी लिविंग बीइंग इज अ मॉर्टल। देखिए ये बहुत ही शानदार, इट्स रियली एन ऑसम सोनेट बाय वाल्टर डिला मेयर इन विच हैज़ ब्रिलियंटली दिखाए हैं दैट एवरी लिविंग बीइंग इज़ अ मॉर्टल, कि सभी लिविंग बीइंग क्या है, मॉर्टल है, मरणशील है, एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए कभी भी हम लोग को अपने सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब देना चाहिए बट उस पर, उसके प्रति घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। रियलिटी इज़ दैट, ठीक है। तो 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको सभी लाइनें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई टफ है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला लाइन है हम लोग का द सोल्जर से, ठीक है ना, द सोल्जर से। देखिए द सोल्जर का पहला लाइन क्या है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला लेसन में हम लोग मतलब अगला देखेंगे
सेशन में, ये 6 to 10 चैप्टर तक, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।